हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के हम लोग इस लेक्चर में रिसोर्स और डेवलपमेंट के पार्ट 2 को पढ़ेंगे। तो हम लोग इस लेक्चर में जो रिमेनिंग पोर्शन है चैप्टर का उसको टेकअप करेंगे, दैट इज लैंड एज अ रिसोर्स, वो पढ़ेंगे हम। और फिर हम लोग टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है इस चैप्टर का। सारे टाइप्स ऑफ सॉइल को मैं आपके साथ अच्छे से डिस्कस करने वाला हूं, राइट। और उसके बाद हम लोग सॉइल कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे कि सॉइल इरोजन क्या होता है और सॉइल कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इतनी चीजें हम लोग आज इस लेक्चर में चर्चा करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद आसिम, फिजिक्स वाला फाउंडेशन चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए एक अलग तरीके से चीजों को लेके आया हूं। आप लोग मुझे हमेशा कहते आ रहे हैं कि सर पॉइंट्स तो समझ में आ जाते हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, लेकिन उसको लिखे कैसे। सो इस बार मैं ये ट्राई कर रहा हूं दैट आई हैव गॉट सम पॉइंट्स फॉर यू, कि जो चीज मैं पहले एक एक वर्ड में लिखता था उसको मैंने कुछ कुछ सेंटेंस फ्रेम किए हैं। इनफैक्ट मैंने वो सेंटेंसेस एनसीईआरटी से ही लिए हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग को ये सही लगे तो लेट मी नो कि आप लोग ये बेटर फील कर रहे हैं या फिर मेरा तरीका वो सही है फ्लो चार्ट का, उस चीज को आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला चीज हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज लैंड रिसोर्स। तो देखिए, रिसोर्स की डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताई थी। मैंने आपको बताया था व्हाट इज अ रिसोर्स। रिसोर्स मतलब कोई भी चीज जो एनवायरमेंट में एग्जिस्ट कर रही हो, नंबर 1। नंबर 2, हम उसका यूज कर सकते हैं। और नंबर 3, अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, वो होगा रिसोर्स। ठीक है, तो लैंड भी इस डेफिनेशन में देखिए फिट बैठ रही है। एनीथिंग दैट इज एग्जिस्टिंग इन दिस एनवायरमेंट, तो लैंड एग्जिस्ट कर रही है, हम उसको यूज भी कर सकते हैं। और तीसरा चीज कि हम उसको अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज करते हैं, तो वो लैंड भी एक तरह से रिसोर्स हो गई। अब लैंड कितनी इंपॉर्टेंट रिसोर्स है इसका हमको अंदाजा इस लेक्चर में लगेगा। देखिए, कोई भी चीज है, खाना हो गया, कपड़े हो गए, वो हमें कहां से मिलता है, हमको लैंड से ही तो मिल रहा है। लैंड कितना इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। इमेजिन कि अगर इस पूरे अर्थ पे लैंड खराब हो जाए, जमीन पूरी खराब हो जाए, तो क्या फसल हो पाएगी, क्या खेती बाड़ी हो सकती है, नहीं हो पाएगी, है कि नहीं। तो इमेजिन करिए ये कितना इंपॉर्टेंट रिसोर्स है हमारा, राइट। तो ये एक तरीके से आपको दिख रहा है कि लैंड, एक तो मैंने लिखा है कि नेचुरल रिसोर्स है, तो एक अगर फ्लो चार्ट से पढ़ा रहा होता तो आई वुड हैव ओनली रिटन नेचुरल रिसोर्स। तो अब आप लोगों को प्रॉब्लम ये होती कि सर सेंटेंस कैसे बनाएं, बहुत सारे मैसेजेस पढ़े हैं, तो मैंने उसको सेंटेंस में कर दिया है, लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, फिर उसके बाद लैंड जो है वो कई चीजों को सपोर्ट करती है, जैसे मैंने आपको उसकी इंपॉर्टेंस बताई। जैसे कि आप देखिए कि लैंड विल सपोर्ट द नेचुरल वेजिटेशन, इजंट इट। नेचुरल वेजिटेशन को सपोर्ट कर रहा है, नेचुरली जो वेजिटेशन एग्जिस्ट कर रहा है लैंड उसे सपोर्ट करता है। लैंड ही है जो सॉइल है, और सॉइल से ही पेड़ खड़ा होता है, वेजिटेशन आता है। तो लैंड अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स। फिर देखिए, वाइल्ड लाइफ है, जितने भी जानवर हैं जमीन पे रहते हैं, जमीन से ही उनको खाना मिलता है। तो अगेन वाइल्ड लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए जमीन कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सेम अप्लाइज विद ह्यूमन लाइफ, अगर जानवर की लाइफ है तो ह्यूमन की लाइफ भी उतनी इंपॉर्टेंट है, राइट। फिर उसके बाद आप देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जितनी भी होती हैं सब धरती के ऊपर तो होती हैं, लैंड पे तो होती हैं, तो कितना इंपॉर्टेंट है। एंड देन ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी, आप जमीन पे रोड्स कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, डैम्स बना रहे हैं, आप ब्रिजेस बना रहे हैं, तो लैंड ही तो आप यूज कर रहे हैं, राइट। तो लैंड जो है इन चीजों को भी सपोर्ट करता है। देन यू हैव कम्युनिकेशन सिस्टम्स, ये सब चीजें जो है एक तरीके से लैंड जो है वो हमको यहां पर हेल्प करता है, इन चीजों को सपोर्ट करता है। ठीक है, बट द प्रॉब्लम है कि लैंड इतना इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, उसके बाद भी लैंड का बहुत ज्यादा मिसयूज किया जाता है। एग्जाम्पल है माइनिंग का, कि देखिए माइनिंग होती है तो जमीन की खुदाई की जाती है, और जब खुदाई करते हैं तो लैंड का बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन होता है। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। आप लोग ने सुना होगा कि जैसे यहां नदी बहती है तो नदी के आसपास मोरंग बहुत होती है, मोरंग समझ रहे हैं आप, बालू होती है, राइट। तो ट्रक वहां बहुत ज्यादा जाते हैं, वहां से मोरंग लाद लाद के ट्रक से, और फिर वो पूरी ट्रांसपोर्ट करी जाती है, वो यूज होती है घर बनाने में, सब चीज करने में, राइट। तो वहां पर लोग बहुत ज्यादा इस तरह की माइनिंग एक्टिविटी कर देते हैं, और बहुत ज्यादा माइनिंग एक्टिविटी करने का असर सीधे सीधे लैंड पे पड़ता है।
ठीक है, उसके साथ जो रिसोर्सेज होते हैं वो भी अफेक्टेड हो जाते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि हम लैंड को यूज तो कर रहे हैं, लेकिन लैंड का हमको बहुत ही केयरफुल प्लानिंग के साथ यूज करना पड़ेगा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हमको लैंड का बहुत ही जुडिशियस यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से हमको यूज करना पड़ेगा। आई कैन यूज अ वर्ड कि हमको लैंड का बहुत ही रीजनेबल यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से हमको यहां पर वर्ड्स के साथ भी प्ले करना है अपने आंसर्स में। ठीक है, मैं आपको ऐसे ही वर्ड लिखा देता, लेकिन अब सेंटेंस क्या कह रहा है कि लैंड इज एन एसेट। एसेट तो है, ठीक बात है, लेकिन ये एक कैसा एसेट है? ये एक फाइनाइट एसेट है। ठीक है, फाइनाइट मैग्नीट्यूड एंड मतलब ऐसा नहीं है कि लैंड आपको पूरी अनगिनत मिलेगी। ठीक है, ऑब्वियसली नॉट। यू नो कि कितना परसेंटेज ऑफ लैंड है इस अर्थ पे, इजंट इट? तो इट इज इंपॉर्टेंट। क्या जरूरी है? जरूरी यह है कि हम जो भी हमारे पास अवेलेबल लैंड है, इस अवेलेबल लैंड का हम बहुत ही केयरफुल प्लानिंग करके इसका यूज करें। तो यह है हमारा लैंड रिसोर्स। ठीक है, आई होप आपको यह पॉइंट क्लियर होगा और यह कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। तो इस लेक्चर में मैंने यह तरीका भी अपनाया है और मैं अपने फ्लो चार्ट का तरीका भी दूंगा। तो आपको जो तरीका अच्छा लग रहा है उसके अकॉर्डिंगली आप पढ़ सकते हैं। मुझे भी आगे बताइएगा कि व्हाट शुड आई कंटिन्यू विद, राइट? तो अब हम बात करने वाले हैं लैंड के यूटिलाइजेशन की। किस तरीके से लैंड का यूटिलाइजेशन किया जाता है? तो देखिए, सबसे पहले देखिए लैंड कैसे एज अ फॉरेस्ट यूज होती है, राइट? भाई ऑब्वियस सी बात है, लैंड का यूज फॉरेस्ट में होता है। फॉरेस्ट में पेड़ होते हैं। लैंड क्या करता है? वो फॉरेस्ट को, वो पेड़ों को पकड़ के रखता है, राइट? तो लैंड का यूटिलाइजेशन एज फॉरेस्ट भी होता है। सेकेंड नंबर, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। तो एक कैटेगरी ये हो गई कि वो लैंड जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। तो बच्चों, वो कौन सी लैंड हो सकती है जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल ना हो? आप अपने आसपास देखिए, आपके घर के आसपास क्या खेती बाड़ी हो रही है? नहीं हो रही है। तो वो लैंड कैसी है? नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। व्हाई? बिकॉज उस लैंड पे आपने क्या किया है? बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं, रोड्स बनाई हुई हैं, फैक्ट्री सेटअप कर दी हैं, जैसे आपके घर हैं, दुकानें हैं, ये सब चीजें हैं, राइट? और दूसरा क्या हो सकता है कि लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन? हो सकता है वहां पर कुछ ना हो, लेकिन वो लैंड बैरन लैंड हो, उसमें खेती बाड़ी हो ही नहीं सकती है, या वो एक तरीके से पूरी तरह से वेस्ट लैंड हो। ठीक है, ये दोनों लैंड भी यहां पर हो सकती हैं। इस वजह से भी हो सकता है कि वो लैंड अवेलेबल ना हो कल्टीवेशन के लिए। तो आई होप आपको ये दोनों चीजें यहां पर समझ में आ गई। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, एक तो हो सकता है कि या तो बैरन लैंड हो, लैंड इस लायक ही ना हो, लैंड उपजाऊ ना हो कि उसमें कुछ खेती बाड़ी हो सके, और दूसरा या तो हो सकता है कि आपने उस पर बिल्डिंग्स, रोड्स, इस तरह की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करी हो, मतलब लैंड को आपने नॉन एग्रीकल्चर यूज के लिए इस्तेमाल कर लिया है। तो कीवर्ड देखिए, मैंने आपको यहां पर ब्रैकेट में कर दिया। मैं फ्लो चार्ट बनाता तो मैं खाली कीवर्ड लिख देता, लैंड इज नॉट, लैंड इज पुट, ये सब तो बेटा सेंटेंस फ्रेमिंग होती है। ये लोग, ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लोग कर लेंगे, क्योंकि कितना चीज आप रटोगे ऐसे, है ना? एक माइंड का भी एक लिमिट होता है। ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरह से 256 जीबी है, इसकी भी जीबी की भी लिमिट होती है ना, तो हमको उस लिमिट को भी ध्यान रखना है, राइट? मूविंग अहेड, अब होता है देखिए परमानेंट पास्चर्स। तो परमानेंट पास्चर्स क्या होते हैं? वो लैंड का यूटिलाइजेशन वैसे भी होता है। क्या? उसमें आप क्या कर रहे हैं? लैंड यूज टू ग्रो ग्रासेस, यानी उस जमीन पे सिर्फ घास उगाई जाती है, यानी वो जमीन ग्रेजिंग लैंड होती है, यानी वो जमीन पे सिर्फ चराई हो सकती है, जानवर आते हैं उस पे ग्रेज करते हैं, चरते हैं, उसको खाते हैं। तो लैंड का एक पर्पज ये भी हो गया, राइट? नेक्स्ट देखिए, लैंड अंडर वेरियस ट्री क्रॉप्स ग्रूव्स। ठीक है, अब क्या ट्री क्रॉप्स ग्रुप का मतलब क्या हो गया कि लाइन से पेड़ लगा दिए गए हैं, खाली उस जमीन पे पेड़ लगाए गए, ग्रुप्स बना दिए गए हैं, यानी एक घना टाइप का पेड़ का क्लस्टर बना दिया गया है। तो लैंड अंडर वेरियस ट्री क्रॉप्स ग्रुप्स। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए कल्चरलेबल वेस्ट लैंड। अब ये क्या होती है? देखिए यहां क्या लिखा हुआ है कि लैंड अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। ठीक है, वो लैंड है, ये लैंड अवेलेबल है कल्टीवेशन के लिए, नो डाउट, इसको आप कल्टीवेट कर सकते हो। बट थिंग इज, व्हाट इज दैट कल्चरेबल, व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज वेस्ट लैंड? फिर सवाल ये उठता है, इसलिए उसको वेस्टलैंड बोल रहे हैं क्योंकि इन सक्सेशन वो जमीन 5 या उससे ज्यादा साल तक यूज ही नहीं करी गई है, इसलिए वो कल्चरेबल वेस्टलैंड बन गई है। क्लियर? आगे बढ़िए, हम बात कर रहे हैं फैलो लैंड की। व्हाट इज फैलो लैंड? फैलो लैंड मतलब होता है एरेबल लैंड, राइट? एरेबल लैंड, और इसी से एक वर्ड निकलता है दैट इज
करंट फैलो, अब इसका मतलब क्या है? देखिए, करंट फैलो का मतलब कोई ऐसी जमीन होगी जिसको आपने लेफ्ट कर दिया, छोड़ दिया है विदाउट कल्टीवेशन। किसके लिए? कब तक? फॉर 1 ईयर और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर। अगर आप इतने समय तक के लिए कोई लैंड को लेफ्ट छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं करंट फैलो। करंटली वो जमीन फैलो है, ठीक है, वो इसको यहां पर बोला जाता है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड आता है जो आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आपसे पूछा भी जा सकता है, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा। पूछा जा सकता है कि व्हाट इज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। अब देखिए, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या होता है? ग्रॉस का मतलब होता है टोटल। तो देखिए क्या है कि हम पहले देखें कि हमने कितना एरिया सो किया है, हमने कितने एरिया पे यहां पर क्या किया है, चीजों को बोया है। तो मान लीजिए मेरा हाथ दिखा रहा है कि ये पूरा एरिया है जो हमने नेट सोन एरिया है, राइट। नेट सोन एरिया हो सकता है किसी एरिया पे मैंने यहां पर मान लीजिए फॉर इतना एरिया है, मैंने उस पर दोबारा कल्टीवेशन कर दिया हो, 1 साल के अंदर में 2 बार कर दिया हो, तो वो टोटल एरिया जितना मैंने किया है नेट सोन प्लस जितनी बार मैंने किसी एक एरिया पे रिपीट किया है, दैट विल बी द ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। समझ में आया? क्रॉप उस पे ग्रॉस टोटल कितना हुआ है। अब आप डेफिनेशन रीड करिए, आपको आंसर मिल जाएगा, वही चीज समझ में आएगी। एरिया सोन मोर देन वंस, कोई एक एरिया को आपने एक से ज्यादा बार सो कर दिया इन एन एग्रीकल्चर ईयर, किसी एक एग्रीकल्चर ईयर में एक से ज्यादा बार सोन किया, प्लस नेट सोन एरिया, और कितना एरिया आपने टोटल एग्जैक्टली नेट सोन किया था, उन दोनों को यहां पर ऐड करेंगे तो हमको ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया मिल जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग यहां पर लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। तो यहां पर देखेंगे कि क्या, जब हम लैंड के यूज की बात करते हैं, हम देखते हैं कि कोई जमीन का इस्तेमाल किस पैटर्न पे होगा, वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। क्या चीज डिफाइन करती है कि हम जमीन का इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो कुछ फैक्टर्स जो मैंने यहां लिखे हुए हैं, दे आर दी फैक्टर्स, ये आपको दिख रहे हैं, ये 6 फैक्टर्स लिखे हैं। इन 6 फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है, ये 6 फैक्टर्स डिफाइन करते हैं कि हमारा लैंड का यूज कैसे होगा। जैसे फॉर एग्जांपल टोपोग्राफी। अब अगर मैं टोपोग्राफी बताऊं, टोपोग्राफी मतलब क्या हो गया कि आप किसी लैंड के बारे में बता रहे हैं कि वो लैंड पे क्या क्या कैसे कैसे रखा हुआ, कैसे कैसे चीजें हैं, मतलब टोपोग्राफी। आप किसी एक जमीन के बारे में मैप पे बता रहे हैं, टोपोग्राफी यही होती है, ठीक है। आप लोगों ने करी भी होगी, जैसे कहीं पर हिल्स हैं, ठीक है, तो वो टोपोग्राफी बता देते हैं उसको पेपर में बना के कि वहां पर हिल्स हैं, कहीं पर रिवर बह रही है, ठीक है, कहीं पर एग्रीकल्चर लैंड है, कहीं पर किसी टाइप की जमीन है, तो उसको हम लोग बोलेंगे टोपोग्राफी। तो लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया किस पे डिपेंड करता है कि जमीन की टोपोग्राफी कैसी है। मान लीजिए जमीन बहुत ज्यादा हिली एरिया है, हिली टेरेन है, तो क्या हिली टेरेन पे आप जाके खेती बाड़ी कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। या फिर हिली एरिया है तो क्या वहां आप जाके एक बहुत ही बड़ा अच्छा खूबसूरत एक बहुत ही समझ लीजिए हम कह सकते हैं कोई मॉन्यूमेंट बनाने का प्लान करेंगे? नहीं, क्योंकि वो एक तरीके से ऐसा एरिया है जहां पर बहुत डिफिकल्ट टास्क होगा ये सब चीजों को करना। तो लैंड का यूज जो है वो डिपेंड करता है टोपोग्राफी पे। पॉइंट नंबर 1, लैंड का यूज डिपेंड करता है क्लाइमेट पे, ठीक है। किस तरीके से पैटर्न होगा, लैंड किस तरह से यूज होगी, वो डिपेंड करता है क्लाइमेट पे। अब जैसे मान लीजिए बहुत ज्यादा हॉट क्लाइमेट है, हॉट, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं बहुत ज्यादा कोल्ड क्लाइमेट है किसी एक जगह का। अब वहां कोल्ड क्लाइमेट है सपोज उस पर्टिकुलर जगह पे, तो क्या उस लैंड का इस्तेमाल आप करेंगे कि हम अपने घरों को बहुत एयरी बना दें, ठीक है, हम अपने घरों को ओपन रूफ टाइप खोल के कुछ एरिया दे दें, है ना? ऐसा नहीं करेंगे। अगर हम जम्मू कश्मीर के एरिया में है तो वहां पर यूजली क्या होगा कि हम देखेंगे जमीन है तो हम वहां कोई ऐसा यूज करेंगे उसका कि हम कुछ ही बना रहे हैं तो छतों को टेपर कर देंगे कि वहां स्नोफॉल होता है, क्लाइमेट वहां का ऐसा है, ताकि जब बर्फ गिरे तो वो फिसल जाए नीचे, होता है नहीं। तो देखो ये हो रहा है, लैंड का यूज हम कर रहे हैं, हम मान लीजिए कुछ भी कर रहे हैं, उस पर घर बना रहे हैं, तो हमारा क्लाइमेट काफी कुछ डिफाइन कर रहा है कि वो लैंड का यूज कैसा होगा। मोर ओवर सॉइल टाइप्स, अब जमीन कैसी है ये डिपेंड कर रहा है। मान लीजिए हमारा जमीन बहुत अच्छी है, आप गंगा यमुना दाऊद के रीजन में हैं, गंगा यमुना के एरिया रीजन में आप देखेंगे सॉइल जो है बहुत फर्टाइल होता है। सॉइल फर्टाइल होगा तो आप खेती बाड़ी करना पसंद करेंगे, होगा कि नहीं होगा? तो उस जगह पर हम लोग कैसा सॉइल है उसके हिसाब से हम खेती बाड़ी करेंगे। लेकिन आपको पता है कॉटन का प्रोडक्शन कहां सबसे अच्छा होता है? वो होता है महाराष्ट्र, क्योंकि वहां पर मिलता है ब्लैक सॉइल, और ब्लैक सॉइल जो होता है वो बेस्ट होता है कॉटन प्रोडक्शन के लिए। तो आपकी लैंड अगर महाराष्ट्र के अंदर है तो यू नो कि हमारे लिए बेस्ट यूज है, जो बेस्ट पैटर्न है हमको वहां यूज करने का, वो ये है कि हम कॉटन प्रोडक्शन करने लग जाए, ठीक है। तो बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि सॉइल टाइप्स भी डिटरमाइन करता है कि किस तरीके से हम लोग लैंड को यूज करेंगे। मूविंग अहेड, अब देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी।
मान लीजिए किसी एक जमीन की डेंसिटी, जहां एक एरिया है, जमीन है, उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है। अब जमीन बहुत ज्यादा डेंसिटी है तो क्या वहां पर केमिकल फैक्ट्री बनाओगे? क्योंकि खतरा है ना, केमिकल फैक्ट्री में कुछ भी हुआ, कुछ दिक्कतें आई तो अगल बगल के सारे लोग जो रह रहे होंगे वो दिक्कत में आ जाएंगे। भाई हुआ था ना ये, आप देखिए भोपाल गैस ट्रेजेडी, सब चीजें हुई थी, उसके बाद ही चीजें ये आई थी कि भाई फैक्ट्रीज जो होंगी वो शहर के बाहर होनी चाहिए, इजंट इट? जैसे मान लीजिए ताजमहल है, अब ताजमहल बना हुआ है लेकिन अगल बगल फैक्ट्रीज हैं, उसकी वजह से धुआं जो होता है उससे ताजमहल काला पड़ रहा है, तो लैंड का यूज सही नहीं किया गया है ना, वहां पर फैक्ट्री सेटअप नहीं करनी चाहिए थी। तो बेसिकली ये चीज भी, दैट इज कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है किसी एक पर्टिकुलर जमीन के आसपास, वो डिटरमाइन करता है कि हम जमीन को किस तरीके से इस्तेमाल करने वाले हैं। बहुत कॉमन चीज है। देन टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। भाई टेक्नोलॉजी हमको बताती है आप टेक्नोलॉजिकल हेल्प से लैंड का इस्तेमाल डिफरेंट कर सकते हैं, राइट? आपके पास बहुत अच्छी ड्रिलिंग मशीन है, यू कैन गो फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ ऑयल, भाई टेक्नोलॉजी की हेल्प से आप कर रहे हैं, ठीक है ना? तो टेक्नोलॉजी डिटरमाइन कर रही है कि लैंड का यूज क्या होगा। देन उसके बाद देखिए कल्चरल एंड ट्रेडिशन। अब ये एक बहुत ही कॉमन पॉइंट है कि ट्रेडिशन कह रहा है कि लैंड का यूज क्या होना चाहिए, ठीक है? होता है ना कि लैंड ऐसी है तो उसको उस हिसाब से चीजें होती हैं, राइट? तो इसमें कोई ज्यादा खास पॉइंट नहीं है। तो बेसिकली लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, ये हमको इतना यहां पर समझना था जो मैंने आपको ब्रीफिंग करी। तो देखिए ये मेरा तरीका हो गया जब मैं फ्लो चार्ट बनाने लगता हूं, ठीक है? तो मैं चूंकि बना के लाया हूं तो मुझे इस तरह से चलाना पड़ा, वरना यू नो मैं कैसा फ्लो चार्ट बनाता हूं, ऐसे चलता है, राइट? बट एनीवे दिस इज ऑल्सो नॉट अ बैड आइडिया। अब देखिए ये मैंने यहां पर आपके चूंकि इस तरह से एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, यहां पर ये जो डेटा दिख रहा है आपको, दिस इज ऑफ केरला गवर्नमेंट, उन्होंने निकाला था 2017-18 का डेटा है। तो वो डेटा खाली इतना शो कर रहा है कि उनके यहां कौन सी जमीन कितनी कैसी है। तो देखिए बैरन एंड अनकल्चरेबल लैंड को बताया गया है, लगभग 6.95% लैंड थी जो बैरन लैंड है, राइट? फिर उसके बाद देखिए दिखाया गया नेट सोन एरिया, ये दिखाया गया है नेट सोन एरिया। देन परमानेंट पास्चर्स क्या थे, ग्रेजिंग कितने में होती है, तो 4.88%। तो बेसिकली ये खाली डेटा है, गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया था। अब इस तरह का डेटा इंपॉर्टेंट क्यों होता है, आप सोच रहे हैं इससे क्या होगा? देखिए जब हमको पता चलता है कि कितना जमीन हमारे यहाँ बैरन हो गई है तो अकॉर्डिंगली हम पॉलिसी बना सकते हैं, हम चीजों को हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारी जमीन जो बैरन हुई है वो और ना बैरन हो। हम स्टडी कर सकते हैं, अच्छा इतनी जमीन पहले बैरन थी 2017-18 में, मान लीजिए गवर्नमेंट नया डेटा देती है, उसमें निकल के आता है कि बैरन लैंड का पोर्शन बढ़ गया है। मान लीजिए आज ये दिखा रहा है 6.95%, कल को 10% हो जाए, तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन होगी गवर्नमेंट के लिए कि हमारे यहाँ बैरन लैंड ज्यादा बढ़ती चली जा रही है, ठीक है ना? तो हमको उस हिसाब से लैंड का जुडिशियस यूज करना पड़ेगा। तो इस तरह का डेटा का खाली यही सिग्निफिकेंस होता है, इससे ज्यादा आपके लिए कोई और सिग्निफिकेंस नहीं है। चलिए आगे देखिए। अब हम बात करने वाले लैंड डिग्रेडेशन और उसके कंजर्वेशन मेथड्स की, किस किस तरीके से लैंड डिग्रेड हो जाती है, ठीक है? और क्या क्या तरीके हैं हम उसको कंजर्व कर सकते हैं, इस पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए यहां पर जरा आप कि देखिए लैंड डिग्रेडेशन कैसे हो रहा है। मैं अपने फ्लो चार्ट से पढ़ा रहा हूं। देखिए पहला तरीका है जो उससे लैंड डिग्रेड, तरीका कह रहा हूं गलत, तरीका नहीं, मतलब पहला वे जिससे लैंड डिग्रेड हो रही है आजकल, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, दैट इज डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन नाम से पता चल रहा है, इसका मतलब क्या है? फॉरेस्टेशन मतलब क्या, फॉरेस्ट से हो गया। डिफॉरेस्ट मतलब आप जंगलों को काट रहे हैं। अगर आप जंगलों को काटेंगे तो क्या होगा, जो पेड़ उस सॉइल को पकड़े हुए था, अब जंगल कट गया तो वो सॉइल जो है वो लूज हो जाएगा, और लूज होने से क्या होगा, सॉइल बहना शुरू करता है, और जब बह जाएगा दैट विल बी कॉल्ड सॉइल इरोजन, ठीक है? तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है लैंड के डिग्रेडेशन में। इसलिए कहते हैं कि हमको ज्यादा से ज्यादा पेड़ प्लांट करने चाहिए, बहुत ज्यादा हमको पौधे लगाने चाहिए। तो एक तो बड़ा रीजन ये हो गया लैंड डिग्रेडेशन का, राइट? इसके अलावा जो और रीजंस बनते आते हैं, जैसे कि एक हो गया ओवर ग्रेजिंग। भाई ग्रेजिंग एक चीज ठीक होती है, कोई ग्रेजिंग तो होगी ना, जानवर कहां जाएंगे, लेकिन ओवर ग्रेजिंग दिस इज अ वेरी, मतलब बहुत ही दिक्कत वाली बात है। ओवर ग्रेजिंग हो रहा है मतलब चीजों को रिप्लेनिश होने का टाइम ही नहीं मिल रहा है, तो एक टाइम के बाद वहां पर कुछ बचेगा ही नहीं, वो लैंड से वहां जो ग्रेजिंग हो रही है, ग्रासलैंड्स थे वो खत्म हो जाएंगे एक टाइम के बाद। तो इस वजह से भी यह है कि हमको प्लानिंग जो करनी है लैंड के यूज की, बहुत ही केयरफुली करनी होती है, ठीक है? तो ये एक रीजन होता है लैंड के डिग्रेडेशन का, राइट? अब इसके अलावा देखिए और भी रीजन होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए, हम कह सकते हैं माइनिंग का, ठीक है? माइनिंग का एग्जांपल देखिए आप। अब एक काम कर रहा हूं मैं, थोड़ा सा इसको यहां मिटा के इधर लिख देता हूं, वरना ये आप लोगों को कंजर्वेशन मेजर्स कहां बताऊंगा। देखिए तो एक रीजन यहां पर लिख लीजिए, एक हो गया माइनिंग, जैसा मैंने आपको बताया। अब माइनिंग के बारे में मैंने आपको उदाहरण दे ही दिया है कि माइनिंग क्या हो रही है। माइनिंग लोग कर रहे हैं, जाके
खदानों को ये खाली कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा माइनिंग कर रहे हैं। बेसिकली माइनिंग मतलब जब आप ज़मीन के अंदर जाके ज़मीन को खुदाई कर रहे होते हैं, माइन कर रहे हैं चीज़ों को आप, ठीक है, आप अंदर डीप एक्सप्लोर कर रहे हैं, डीप डगिंग कर रहे हैं ज़मीन की। इससे क्या होगा, इससे यहाँ पर लैंड डिग्रेड होती है, क्योंकि लैंड का जो ओरिजिनल टेक्सचर है, ओरिजिनल जो फॉर्मेशन है, स्ट्रक्चर है, वो आप डिस्टर्ब कर दे रहे हैं, है ना। तो इस वजह से भी यहाँ पर लैंड डिग्रेडेशन होता है। तो आपके लिए 3 पॉइंट ये हो गए। अब समझिए और क्या होता है। देखिए और जैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल हो गया इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। आई होप आप ये वर्ड समझते होंगे। मतलब इंडस्ट्री से जो कूड़ा कबाड़ा निकलता है, कूड़ा कबाड़ा इंडस्ट्री से, वो भी तो एक कारण बनता है लैंड डिग्रेडेशन का। भाई कूड़ा निकला, पन्नी निकली और पन्नी जाके पड़ी हुई है जमीन पे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो आजकल ये हो रहा है, क्या बताऊं आप लोगों को, आप लोग देख रहे होंगे। मैं एक शहर बताता हूं, कानपुर। कानपुर के बारे में आपने सुना होगा। कानपुर में बहुत ज्यादा वहां पर फैक्ट्रीज हैं, ठीक है। एक बड़ा रीजन ये है, कानपुर में बहुत ज्यादा हब है वो तो लेदर का, इजंट इट। तो जो फैक्ट्रीज हैं, जो इंडस्ट्रीज वहां सेटअप हुई हैं, उनका ज्यादातर कूड़ा कबाड़ा, उनका सीवेज, ठीक है, रिमेनिंग पार्ट जिसको हम बोल सकते हैं इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, ठीक है, वो सब जाके कहां डंप कर देते हैं। वो सारा आजकल डंप हो रहा है पानी में, गंगा वाटर में डंप होता है। तभी तो हम लोग गंगा को साफ करने की बात कर रहे हैं, नमामि गंगे प्रोग्राम चल रहा है। अरे उससे पहले नीड ये है कि हम इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स को गंगा में जाने ही ना दें। दिस इज द अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, ठीक है ना। तो वो चीज बात हो रही है। तो ऐसे समझिए कि इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, यही चीज जब लैंड पे डिपॉजिट होने लगते हैं, तो जिस तरह से वाटर, यहां पर वाटर पॉल्यूशन होता है, वैसे ही जब कोई चीज लैंड पे गिरती है तो उससे लैंड पॉल्यूशन होगा, और लैंड पॉल्यूशन होगा तो इट विल बी अ डिग्रेडेशन। ठीक हो गया, समझ में आ गया। तो ये मैंने को 4 पॉइंट बताए। एक पॉइंट आप और देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो ये देखिए, मिनरल प्रोसेसिंग जब करते हैं हम लोग, समझिएगा जरा, मिनरल प्रोसेसिंग में क्या करते हैं, यानी नाम से पता चल रहा है, जब भी कोई चीज समझ नहीं हो तो आप उस वर्ड को ब्रेक कर लीजिए, यानी मिनरल्स को प्रोसेस करना। क्योंकि देखिए मिनरल्स तो एज इट इज हमारे अर्थ पे एग्जिस्ट करता नहीं है, ठीक है, हमको उसको प्रोसेस करना पड़ता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल क्या किया कि अगर हम लाइमस्टोन को बेसिकली क्या करेंगे, ग्राइंड करते हैं। किस लिए ग्राइंड करते हैं, ताकि वो सीमेंट इंडस्ट्री के काम आ सके, है ना। तो ये देखिए कैसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं मिनरल को, राइट। वैसे सिमिलरली देखिए, अगर कैल्साइट हो गया, ठीक है, या फिर सोपस्टोन हो गया, इनको आप क्या करते हैं, ग्राइंड करते हैं। किस लिए, ताकि आपको सेरेमिक इंडस्ट्री में काम हो सके, ठीक है। ये क्या करते हैं, ग्राइंडिंग कर रहे हैं आप लाइमस्टोन की, कैल्साइट की, सोपस्टोन की, कि इन सब की अगर ग्राइंडिंग करते हैं तो इससे डस्ट निकलती है, ठीक है। और वो डस्ट जो होती है वो क्या करती है, वो जाकर जमीन में बैठ जाती है, और जब वो जमीन में बैठ जाती है तो उसमें कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं। देखिए क्या होता है, देखिए तो इससे क्या होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डस्ट आती है इन द एटमॉस्फेयर, राइट। और क्या होता है इसके बाद, इस डस्ट से फर्क क्या पड़ता है, फर्क ये पड़ता है कि जो प्रोसेस है इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर का, कहां पानी कहां इनफिल्ट्रेट होता है, सॉइल में, इनटू दी सॉइल। कब, आफ्टर इट सेटल्स डाउन ऑन दी लैंड, यानी जब ये डस्ट एक बार सेटल डाउन हो जाती है लैंड पे, तो जो बेसिकली इनफिल्ट्रेशन होना चाहिए पानी का सॉइल के अंदर, यानी पानी को सॉइल में घुसना चाहिए, वो प्रोसेस रिटार्ड हो जाता है, वो प्रोसेस स्लो हो जाता है। क्यों, क्योंकि डस्ट ऊपर पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये रीजन आपको यहां पर याद होना चाहिए, ठीक है। और ये मैंने पॉइंट आपको बता ही दिया कि इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स भी एक तरह का वेस्ट होते हैं, और बहुत मेजर सोर्स है, वो लैंड और वाटर पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया इतना। अब हम अगर बात करें कि भैया ये बताइए जरा कि अगर ये बताइए कि अगर इस तरह से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है तो हमको कैसे कंजर्वेशन कर सकते हैं हम लैंड का, कैसे हम लैंड को यहां पर बेटर कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। तो देखिए यहां मैंने 6 पॉइंट लिखे हैं। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज लैंड डिग्रेडेशन एंड व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन, तो आप लैंड डिग्रेडेशन समझाइएगा, इसके आप टॉप 2-3 पॉइंट समझा दीजिए, बहुत है आपके लिए। लेकिन अगर खाली 5 मार्कर आ गया कि कैसे आप लैंड को कंजर्व कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप ये पूरे 5-6 पॉइंट यहां मेंशन करेंगे, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो देखिए जैसा कि आप लोग डिमांड कर रहे थे सर आंसर कैसे लिखना है, आप खाली पॉइंट बताते हैं, तो मैं आप लोगों के लिए देखिए एक तरीके से नोट्स टाइप का लेके आ गया हूं, ठीक है। एनसीईआरटी के वर्ड्स को मैंने ब्रेक कर दिया है सो दैट आपको इजी हो सके याद करने में, ठीक है। तो मेथड क्या है, पहला मेथड है एफॉरेस्टेशन करना, यानी मतलब यह है कि हमको खूब सारे पेड़ यहां पर लगाने चाहिए, एफॉरेस्टेशन करना। तो एफॉरेस्टेशन मतलब क्या हो गया, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, प्लांटिंग ऑफ more and more trees, ठीक है, याद रहेगा। फिर देखिए
मैंने आपको बताया था ग्रेजिंग होती है, ग्रेजिंग से क्या होता है, लैंड डिग्रेड हो रहा है। तो हमको ग्रेजिंग जब हो रही है तो उसके प्रॉपर मैनेजमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा कि ग्रेजिंग का मैनेजमेंट, ग्रेजिंग जो है वो ढंग से हो, मैनेज करके हो, ठीक है, हैफाजार्ड मैनर में ना हो। तो ये भी एक तरीका है लैंड को कंजर्व करने का। उसके बाद यहां पर देखिए सैंड ड्यून्स जो होती हैं, यानी जो मिट्टी के जो एक तरह से गुच्छे बन जाते हैं, ड्यून्स टीले टाइप के बन जाते हैं, उसको हम बोलते हैं सैंड ड्यून्स। तो बेसिकली क्या उन सैंड ड्यून्स को स्टेबलाइज करना है, मान लीजिए हमको कि वो सैंड ड्यून्स आगे और ना उड़े, ठीक है, उससे क्या लैंड डिग्रेड नहीं होगी। तो क्या तरीका है, हम थॉर्नी बुशेस यहां पर उसको क्या कर सकते हैं, ग्रो करा सकते हैं। तो सोचिए क्या होगा अगर थॉर्नी, अगर मान लीजिए थॉर्नी बुशेस मतलब घनी बुशेस, अगर उन घनी 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 बुशेस को अगर हम बीच बीच में लगाते रहेंगे तो बेसिकली जो सैंड ड्यून्स उड़ते हैं वो क्या होगा, इस बुशेस की वजह से वो उतना आगे उतना ज्यादा फ्लो नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एक तरीका है, हम लैंड को कंजर्व कर सकते हैं। फिर देखिए जो वेस्ट लैंड्स हैं उसको हम ढंग से मैनेज कर लें, तो ये पॉइंट्स बहुत कॉमन है। फिर उसके बाद जो माइनिंग एक्टिविटी है उसको हम कंट्रोल करें कि हम कम मतलब हम माइनिंग ज्यादा ना करें, या करें भी तो कंट्रोल्ड मैनर में करें, राइट। तो ये सब चीजें बहुत सब्जेक्टिव है कि माइनिंग के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, अपने पास एक्ट भी बना हुआ है, लॉ भी है, ठीक है, उसके बावजूद जो है यहां पर माइनिंग हो रही है। तो बेसिकली प्रॉब्लम कहां आती है, सब कुछ तो है, लॉ भी है, मना भी कर रही है, इवन सुप्रीम कोर्ट तक कई चीजों में इंटरवीन कर चुका है, फिर भी हमारे यहां माइनिंग एक्टिविटीज नहीं रुकती हैं। तो बेसिकली जो प्रॉब्लम है, द प्रॉब्लम इज इन इंप्लीमेंटेशन पार्ट, कि कानून तो है लेकिन कानून को इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है अच्छे से, इसकी वजह से माइनिंग एक्टिविटीज यहां पर ज्यादा आपको देखने को मिल रही हैं। एंड इवन ज्यादा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स भी नहीं लिए जा रहे हैं, ठीक है। जो भी बातें करते हैं वो इन्वायरमेंटल कंसर्न, जो कंसर्न के लोग होते हैं वही लोग करते हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट करते हैं, बाकी लोगों को समझ में नहीं आता है कि माइनिंग भी बहुत ज्यादा इशू वाला बात होती है, ठीक है। फिर उसके बाद जो इंडस्ट्री के एफ्लुएंट्स हैं, जो इंडस्ट्री के जो उसके खराब चीजें हैं, एफ्लुएंट्स हैं, ठीक है, उन इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स को प्रॉपर तरीके से आप डिस्चार्ज कर दें, प्रॉपर तरीके से आप डिस्पोज कर दें, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है। अब आप एक बार देख लीजिए, शायद यहां पर मैंने एफ्लुएंट्स लिख दिया है, काइंडली आप लोग उसको ठीक कर लीजिए, वरना आप लोग कहेंगे कि ये ठीक है, राइट। चलिए, तो बेसिकली यहां पर यही कहा गया है कि इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स को बेसिकली यहां पर प्रॉपर तरीके से आप डिस्चार्ज करिए, प्रॉपर तरीके से आप डिस्पोज करिए। तो ये कुछ मेथड है कि हम लैंड को इस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग सॉइल एज अ रिसोर्स की बात करने वाले हैं, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि सॉइल कितना इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। नाउ हैविंग अंडरस्टूड दिस फैक्ट कि यस लैंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, तो ऑब्वियसली सॉइल जो है वो एक लैंड का ही पार्ट होता है, तो डेफिनेटली सॉइल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स होगा। अब देखिए मैंने क्या किया है कि थोड़ा बहुत आपके पॉइंट्स हैं, इसको आप लिख सकते हैं अपने इंट्रोडक्टरी पार्ट में, ठीक है। इंट्रोडक्टरी जैसे क्या लिखेंगे कि सॉइल जो है इट इज अ रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। और रीन्यूएबल क्या होता है, मैंने बताया था आपको कि रीन्यूएबल मतलब जो चीज अपने आप रिन्यू हो जाए, या फिर जो चीज कभी खत्म ना हो, दोबारा रिन्यू हो जाएगी। तो सॉइल बेसिकली इट्स अ नेचुरल रिसोर्स, इट्स अ रीन्यूएबल रिसोर्स, ठीक है। तो ये चीज होता है, राइट। अब मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ, तो सॉइल क्या है, मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ भी है। भाई प्लांट कहां पर ग्रो करता है, सॉइल में तो करता है। तो एक चीज पॉइंट ये हो गया, यू कैन राइट दैट सॉइल इज अ मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ, ठीक है। इट सपोर्ट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड इट टेक्स मिलियन ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, मतलब कई साल, मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं सॉइल को फॉर्म होने में, राइट। अब सॉइल फॉर्म कैसे होता है, थोड़ा सा मैं आपको एग्जैक्ट नहीं, आपको जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा रफ आइडिया दे देता हूं कि सॉइल का फॉर्मेशन एक्चुअली कैसे हो जाता है। तो देखिए थोड़ा सा अगर मैं बेसिक्स बताना चाहूं लेमैन टर्म्स में, तो क्या होता है, देखिए जब ऊपर से मान लीजिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं गंगा रिवर का, तो गंगा रिवर जो है ऊपर से आती है पहाड़ों से। तो जब गंगा नदी पहाड़ों पे बहती है तो बिकॉज वो नीचे की तरफ बह रही होती है, ऐसे वहां पर वैलीज होती हैं, मतलब कुछ जो स्टीप स्लोप्स में बह रही होती है गंगा रिवर, तो क्या होता है जब वो बहती है तो अगल बगल की जो वॉल्स होती हैं जहां से नदी बह रही है, भाई यार मान लीजिए कि नदी ऐसे बह रही है, ठीक है, मेरे हाथ के ऊपर से। अब जो अगल बगल का एरिया है उसको क्या करेगी, पानी उस पर टकराएगा। जब पानी अगल बगल के दीवारों पर टकराएगा, इमेजिन करिए, तो क्या होगा, वो दीवार इरोड होगी कि नहीं होगी,
थोड़ी सी हुई, फिर थोड़ी सी हुई, पानी बहता जा रहा है, फिर धीमे धीमे ज्यादा होने लगेगी। होगा कि नहीं होता है? तो जैसे कि एग्जाम्पल देखिए ना, हम लोग समुद्र किनारे होते हैं, लहर आती है, जब लहर वापस जाती है तो कुछ मिट्टी साथ में वापस चली जाती है, होता है कि नहीं? वैसे ही जब नदी बह रही होती है, और वो भी हिमालय में जब नदी बहती है तो बहुत ज्यादा उस पर एनर्जी होती है। एनर्जी ज्यादा होने की वजह से क्या होता है कि वो साइड के जो दीवारें होती हैं, आप कह सकते हैं जो पत्थर होते हैं, उनको तोड़ती है। वो पत्थर नदी के साथ बह के आते हैं नीचे तक, ठीक है। और जब वो नदी प्लेन्स में आ जाती है तो उस नदी की एनर्जी अब ज्यादा नहीं बची है, तो वो क्या करती है नदी, वहीं पर पत्थर को डिपॉजिट कर देती है। वहीं पत्थर डिपॉजिट हो जाते हैं तो बाद में वही पत्थर बार बार पानी उससे टकराता रहता है, तो वो पत्थर भी ब्रेक डाउन होते हैं, बड़े बड़े पत्थर छोटे छोटे हो जाते हैं, और फिर वही छोटे छोटे पत्थर और छोटे छोटे होते हैं, और फाइनली वो पत्थर जो होता है फाइनली इरोड होते होते एक मिट्टी टाइप का हो जाता है। आप देखिए नदी के किनारे या फिर समुद्र के किनारे आपको एकदम सिल्ट टाइप की मिट्टी मिलती है कि नहीं मिलती है? आपने देखा भी होगा चीज को। तो वो कैसे हुआ? ऐसा थोड़ी है कि वो पहले से कहीं एग्जिस्ट कर रही थी, वही बड़े बड़े पत्थरों का टूट टूट के भी उतना पोर्शन बनता है। तो बेसिकली ये बेसिक आइडिया है किस तरह से सॉइल का फॉर्मेशन यहां पर हो रहा है, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं है, ये एक बेसिक है ताकि आप लोगों को थोड़ा समझ में आए कि सॉइल कैसे रिन्यूएबल हो गया, क्योंकि पत्थर तो फिर फॉर्म हो जाएगा। क्यों फॉर्म होगा पत्थर? क्योंकि आपको पता ही है कैसे। भाई देखिए ना, हिमालय फॉर्म हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? अभी भी रिसेंटली हिमालय की नपाई की गई तो 8848 पहले था हिमालय की हाइट, अब पता चला है कि हिमालय की हाइट बढ़ गई है। तो वो क्यों होता है? आपको पता होगा, टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी है। भाई ये यूरोप की प्लेट है, ये अपनी इंडिया की प्लेट है, तो इंडिया की प्लेट ऐसे आ रही थी ट्रैवल करके, और जब वो यहां टकराने की वजह से क्या हुआ, ये ऐसे बेंडिंग स्टार्ट हो गई। अब ऐसे शुरू हो गया तो इससे क्या बन गए, हिमालय बन गए। पहले हिमालय थोड़ी था, पहले यहां पर क्या था, मान लीजिए इंडियन प्लेट है, ये यूरोप की प्लेट है, बीच में पहले समुंदर था जिसका नाम था टेथीस सी था एक, ठीक है। अब जब ये प्लेट हमारी इंडियन प्लेट मिलियन बिलियन ऑफ ईयर्स तक ऐसे आती गई और ये टकराई यूरोप की प्लेट से, ठीक है, यूरोप की प्लेट से। और जब यूरोप की प्लेट से टकराई तो क्या हुआ, ऐसे ही चीज फॉर्म होना शुरू हो गया। तो हिमालय जो है वो इसी तरह से बने हुए हैं, ठीक है। अब जब हिमालय बन गए मतलब क्या बन गया, पत्थर ही बन गया वो तो। यस, एक तो ये तरीका हो गया जैसे पत्थर बनता है, रॉक बन जाता है। या एक रॉक फॉर्मेशन का तरीका क्या होता है, फॉर्मेशन का तरीका क्या होता है, मान लीजिए जमीन फट गई, लावा निकला, तो लावा क्या होगा, सॉलिडिफाई करेगा तो क्या बनेगा, पत्थर ही तो बनेगा, ठीक है। वही चीजें वही पत्थर फिर क्या होगा, जब पानी के साथ इरोड होगा, हवा से इरोड होगा, और होते होते धीमे धीमे फिर वो पत्थर सॉइल बन जाता है। तो इसलिए यहां पर मैंने आपको इतना समझाया कि किस तरह के सॉइल जो है वो एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स होता है। आई होप ये सब चीजें आपको यहां पर क्लियर हो गई। अब चलिए हम लोग बात करते हैं, अब एक एक करके। पहले देखिए यहां पर क्या एक स्ट्रक्चर है, ये काफी कुछ कई बार पढ़ाया भी जाता है, तो काफी इसको सिंपल है, एक बार समझ लेते हैं सिंपल क्या कह रहा है ये स्ट्रक्चर। तो देखिए ये स्ट्रक्चर ये कह रहा है कि जो आप लोग मान लीजिए साइड से एक किसी सेक्शन ऑफ सॉइल को देख रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए ये एक जमीन थी और आप इस जमीन को साइड से ऐसे देख रहे हैं, तो आपको ऐसे काटने पे, जैसे मान लीजिए आप केक काटते हैं, आप केक को अगर लंबा लंबा ऐसे काट दें और आधा पोर्शन हटा दें, तो आपको केक कुछ ऐसे दिखेगा, सामने से देखा करिए, दिखेगा, साइड की वॉल दिखेंगी केक की। तो वही इमेजिन करिए कि आप जमीन को ऐसे देख रहे हैं साइड से, तो जो उसकी टॉप लेयर होती है उसको हम लोग बोलते हैं टॉप सॉइल, ठीक है। ये चीज मैंने यहां पर लिखी हुई है। उसके नीचे जो लेयर आती है उसको बोलते हैं हम लोग सब सॉइल। और सब सॉइल ये जो होता है, वेदर्ड रॉक्स होते हैं, सैंड एंड सिल्ट क्ले, ये सब चीजें यहां पर मिलती हैं। तो आपको क्या रखना है, पहला लेयर टॉप सॉइल, दूसरा लेयर सब सॉइल, तीसरा लेयर वेदर्ड लेयर है, वेदर्ड। यहां पर वेदर्ड आपको मटेरियल मिलेगा। और जो फोर्थ है एक्चुअली लिखा नहीं है, मैं लिख दे रहा हूं, दैट इज अनवेदर्ड, दैट इज अनवेदर्ड। ये भी आपको यहां पर याद रखना चाहिए। तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है सॉइल का, हर जगह पढ़ाया जाता है, आपकी किताबों में भी है, एक बार इसको देख लीजिएगा, कुछ इसमें ज्यादा रॉकेट साइंस चीजें नहीं है। अब हम बात करते हैं यहां से सॉइल्स की, सॉइल के क्या क्या टाइप होते हैं और कितने प्रकार के यहां सॉइल्स देखने को मिलेंगे, राइट। चलिए अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पहला मैं आपको बताने जा रहा हूं, दैट इज एलुवियल सॉइल। अच्छे से पढ़िएगा बच्चों इस पोर्शन को, एलुवियल सॉइल, ठीक है। पहला होता है एलुवियल सॉइल, ठीक बात है। दूसरा देखते हैं हम लोग, अब ये क्या होते हैं इनके बारे में डिटेलिंग करूंगा मैं आपको इसके बाद। दूसरा हम लोग बात करने वाले हैं ब्लैक सॉइल के बारे में, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक काम कर लीजिए, जितने भी आपको मैं सॉइल पढ़ाऊंगा ना, इन दोनों सॉइल पे जरूर आप एस्ट्रिक्ट लगा लीजिए, ये दोनों जरूर एग्जाम में आएंगे, जरूर आएंगे, जरूर, ठीक है। इनको याद कर लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए सॉइल में एलुवियल सॉइल हो गया, ब्लैक सॉइल हो गया, फिर उसके बाद आप लिखिए यहां पर तीसरा लिखिए रेड एंड येलो सॉइल। ये सॉइल आपको दिखाएगा कलर, इसमें आपको रेड कलर भी दिखेगा सॉइल का
और आपको इसमें येलोइश कलर भी कभी कभी देखने को मिलेगा, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं रेड एंड येलो सॉइल। ठीक है, फिर उसके बाद एक सॉइल आता है जिसको हम लोग बोलते हैं लैटेराइट सॉइल। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लैटेराइट सॉइल। इस पे भी जरा आप एक काम करिए, आप यहां पर चाहें तो इस पे एस्ट्रिक्ट मार सकते हैं। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लैटेराइट सॉइल। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखिए एक और हम लोग यहां पर डिस्कस करते हैं कि जैसे कि हम लोग कह सकते हैं, इसको यहां लिख रहा हूं मैं, दैट इज एरिड सॉइल। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ये एरिड सॉइल भी। ठीक है, इसको भी आप एक काम करिए, इसको एस्ट्रिक्ट मार्क कर लीजिए। एक आध पॉइंट यहां से आ सकता है, मैं आपको बता दूंगा, पढ़ाऊंगा भी तो मैं आपको डिटेलिंग बता दूंगा किस पॉइंट पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कौन सा बचा भैया? एलुवियल हो गया, ब्लैक हो गया, रेड येलो हो गया, लैटेराइट सॉइल हो गया, एरिड सॉइल हो गया, फॉरेस्ट सॉइल। ठीक है, एक और लिख लीजिए, एंड दैट इज फॉरेस्ट सॉइल। इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, मैं फिर भी आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दूंगा। तो ये हमारे 6 टाइप के सॉइल्स हैं जिसको हमको पढ़ना है। सबसे पहले मैं आपको एक एक चीजों को डिस्कस करने से पहले इन सारे सॉइल्स का मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन बता दूं। रफली, नॉट एग्जैक्ट, रफली एक लोकेशन देख लें कौन सा सॉइल कहां पर मिलता है, सो दैट आपके दिमाग में चीजें क्लियर हो जाएं। और हम ये भी समझेंगे कि उस पर्टिकुलर जगह पे वो सॉइल वहां क्यों मिलता है। ठीक है, तो हमको रटना नहीं पड़ेगा। अब देखिए मैं शुरुआत करता हूं पहले एलुवियल सॉइल से। अब आपको पता है एलुवियल सॉइल सबसे ज्यादा अच्छा होता है फॉर कल्टीवेशन, होगा कि नहीं? उसमें बहुत ज्यादा हाई कंटेंट होता है ह्यूमस का, राइट? तो एलुवियल सॉइल आप देखेंगे अगर तो कहां मिल रहा है, ये किस जगह मिल रहा है? ये मिल रहा है आपको, ये पूरा बेल्ट जो आपको देखने को मिल रहा है ना, ये वाला, ये जो आप देखिए, ये इस पूरे एरिया में आपको दिख रहा है, ये है हमारा एलुवियल सॉइल का एरिया। ठीक है, मैं पूरा तो पूरा बना नहीं पाऊंगा, लेकिन यहां तक आप देखिए, ये मैं जानबूझ के बना रहा हूं क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अब आपको सवाल यह है कि सर ये एलुवियल सॉइल जो है यहां पर क्यों मिल रहा है? क्योंकि बच्चों यहां पर बहती हैं 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी, गंगा और यमुना, राइट? तो गंगा यमुना के प्रेजेंस की वजह से ये नदी जहां बहती है, जो ये ऐसे आती है, जो नदी बहती है दैट इज गंगा, उसकी वजह से यहां पर बहुत ही ज्यादा लैंड जो है वो फर्टाइल है, राइट? बहुत ही फर्टाइल लैंड है, और इस फर्टाइल लैंड के होने की वजह से ही इस जगह पे सॉइल जो होता है बहुत ही अच्छा होता है क्वालिटी में, एंड हेंस दिस एरिया पे जो सॉइल मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं एलुवियल सॉइल। आई होप आपको ये चीज यहां पर एकदम क्लियर हो गई होगी। यहां पर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहां पर जो ब्रह्मपुत्र नदी बहती है कि नहीं? ब्रह्मपुत्र बहती है कि नहीं? नाउ यू मस्ट बी नोइंग ब्रह्मपुत्र यहां से शुरू करती होती है, राइट? समवेयर अराउंड आप इंडिया के ऊपर से शुरू होती है और वो पूरा नेपाल के ऊपर से ऐसे बहते हुए आती है, राइट? वो ऐसे बहती हुए जाती है और फिर वो यहां पर पहुंचने के बाद इंडिया में एंटर करती है फ्रॉम नामछा बारवा। आपको ये नाम याद करने की जरूरत नहीं है, वो तो मैं आपको खाली बता रहा हूं। नामछा बारवा ये जगह का नाम है जहां से ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो इंडिया में एंटर कर जाती है, और फिर उसके बाद ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो पूरा इस तरह से असम में फ्लो करती है एंड देन ड्रेन्स बांग्लादेश फाइनली। तो यहां पर भी आपको बिकॉज ऑफ दिस ब्रह्मपुत्र रिवर आपको यहां पर एलुवियल सॉइल देखने को मिलेगा, राइट? तो ये भी एक रीजन यहां पर लोकेशन हो गया, आपको याद रखना है एलुवियल सॉइल हमको यहां पर भी मिलने वाला है। ठीक है, अब हम बात करते हैं देखिए ब्लैक सॉइल की। ब्लैक सॉइल के लिए याद रखिएगा ब्लैक सॉइल का रीजन यही वाला रीजन है, बस यही रीजन है, यहां पर आपको ब्लैक सॉइल मिलेगा, और ये रीजन है हमारा महाराष्ट्र का। ठीक है, दिस इज द रीजन ऑफ महाराष्ट्र। यहीं पर हमको ज्यादातर, मतलब बेसिकली महाराष्ट्र, वरना आपको कुछ एमपी का पोर्शन भी दिख रहा है, सम पोर्शन ऑफ आपको ये भी दिख रहा है इस साइड की स्टेट जो हैं, कुछ कर्नाटक का एरिया भी है, तेलंगाना का भी एरिया भी है, लेकिन महाराष्ट्र इज बेसिकली यहां पर आपको जो है वो देखने को मिलेगा, दैट इज ब्लैक सॉइल। ठीक है, तो ब्लैक सॉइल हमको यहां फॉर्म हो रहा है, और ब्लैक सॉइल मैंने आपको क्या बताया कुछ देर पहले, इट इज वेरी वेरी गुड फॉर कॉटन कल्टीवेशन, इसलिए इसको हम लोग ब्लैक कॉटन सॉइल भी कभी कभी कहते हैं, राइट? इतना समझ में आ गया? तो एलुवियल हो गया, ब्लैक हो गया। अब बात करते हैं हम लोग देखिए रेड एंड येलो सॉइल की। तो ये जो आपको एरिया दिख रहा है बाकायदा, ये पूरा एरिया रिमेनिंग जितना भी आपको दिख रहा है, दिस इज द एरिया ऑफ रेड एंड येलो सॉइल। ठीक है, तो ये आप एक थोड़ा याद रखिएगा, एरियाज ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है, एरियाज ऑफ देखिए उड़ीसा हो गया, राइट?
कुछ एरिया हो गया, झारखंड का एरिया हो गया, ये सब एरिया में आपको क्या दिख रहा है, रेड एंड येलो कलर सॉइल मिल रहा है। तो मैं आपको बताऊंगा कि इस जगह पे सॉइल को रेड सॉइल क्यों कहते हैं और कभी कभी उसको येलो सॉइल भी क्यों कहते हैं, ठीक है। तो वो रीजन भी हम यहां समझेंगे, रटेंगे नहीं, उसको भी यहां समझने वाले हैं, राइट। फिर होगा लैटराइट सॉइल। अब लैटराइट सॉइल देखिए आपको कहां देखने को मिल रहा है, ये आपको लैटराइट सॉइल देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये हो गया राइट, ये एरिया हो गया। तो लैटराइट सॉइल आपको कहां देखने को मिलेगा, जनरली लैटराइट सॉइल जो है वो मिलता है सब ट्रॉपिकल एरियाज में, ठीक है, सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज में। तो आपको पता है कि ये हमारा इक्वेटर, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रहा है, यहां पर देखिए लिखा हुआ है, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो इंडिया को इस तरह से कट करता है। तो ये हो गया ट्रॉपिकल एरिया। तो उसके ऊपर नीचे का जो एरिया होता है दैट इज बेसिकली, ऊपर का एरिया जो हो गया वो सब ट्रॉपिकल एरिया हो गया, इजंट इट। तो आपको देखिए यहां पर इस तरह के ये पैचेस में, यहां पर इस तरह से आपको कहीं कहीं आपको ये लैटराइट सॉइल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये भी हो गया, रेड एंड येलो भी हो गया। अब हम बात करते हैं एरिड सॉइल्स की। अब एरिड सॉइल जैसा कि नाम से पता चल रहा है, यानी जहां पर ज्यादा बारिश नहीं होती है, रेनफॉल ज्यादा नहीं होती है, उस जगह के सॉइल को हम लोग बोलते हैं एरिड सॉइल। और वो आपको दिख रहा है खास तौर से ये एरिया जो राजस्थान का एरिया है, यहीं पर ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये हो गया हमारा एरिड सॉइल। और फॉरेस्ट सॉइल मतलब फॉरेस्ट माउंटेन्स, वो हो गया जो हमको यहां पर मिलते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट हो गया, वो हमको हिल्स में मिलते हैं, ठीक है, वो हमको माउंटेन्स में मिलते हैं वो सारे सॉइल्स। तो वो हो गए हमारे फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स। तो आपको हो सकता है खाली बोले फॉरेस्ट सॉइल, तो फॉरेस्ट सॉइल से आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि भैया फॉरेस्ट सॉइल क्या होगा। कोई सोचेगा भी नहीं कि फॉरेस्ट सॉइल मतलब हो गया माउंटेन पे सॉइल। तो देखिए ये वाला एरिया हो गया फॉरेस्ट सॉइल का, पूरा माउंटेनियस रीजन है। सिक्किम हो गया माउंटेनियस रीजन है, अरुणाचल प्रदेश का ये टॉप वाला पोर्शन हो गया वो भी पूरा, यहां पर भी आपको फॉरेस्ट सॉइल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आई होप अब आपको पूरा एक जनरल व्यू मिल चुका है, क्या चीज क्या है, कहां पर कैसा सॉइल है। तो चलिए अब एक काम करते हैं, हम लोग एक एक करके सारे सॉइल्स को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग अब बात करते हैं एलुवियल सॉइल की। जरा अच्छे समझिएगा, एक एक पॉइंट को आप चाहें तो मेरे साथ लिख भी सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एलुवियल सॉइल बच्चों क्या है कि ये सॉइल आपको एक तो पहले चीज आप लिख लीजिए, उसमें एंटायर नॉर्दर्न प्लेन में देखने को मिलेगा। पूरे नॉर्दर्न प्लेन, मैंने आपको दिखाया डायग्राम में, पूरे नॉर्दर्न प्लेन में आपको ये टाइप का सॉइल देखने को मिलेगा। और रीजन मैंने बता दिया आपको, बिकॉज ऑफ द गंगा रिवर। तो बेसिकली ये सॉइल कौन डिपॉजिट करता है, जैसा मैंने आपको बताया कौन इसको डिपॉजिट करेगा, तो लिख लीजिए उसको भी। हालांकि मैं आपको ये चीज बता चुका हूं, डिपॉजिटेड बाय, कौन डिपॉजिट कर रहा है इसको, एक तो लिख लीजिए गंगा, है कि नहीं, ये रिवर कर रही है डिपॉजिट की नहीं कर रही है, ठीक है। उसके बाद लिख लीजिए आप इंडस, एंड देन यू प्लीज राइट ब्रह्मपुत्र। तो खाली इतना ही एरिया नहीं है जहां पर आपको एलुवियल सॉइल देखने को मिले, इसके अलावा और भी रीजन है। मतलब आप देखिए, जैसे कि आप देखेंगे तो जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, यहां पर भी आपको जो है बिकॉज ऑफ दी रिवर्स, कौन कौन सी रिवर है यहां पर, जैसे रिवर हो गई यहां पर महानदी, ठीक है, महानदी हो गई, जैसे कि यहां पर हो गई आपकी गोदावरी, महानदी, गोदावरी, ठीक है, कृष्णा, देन वन मोर रिवर इज कावेरी। ये सारी रिवर्स जो हैं, इनकी वजह से भी यहां पर क्या है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पे भी आपको ईस्ट साइड, यानी कोस्टल प्लेन के ईस्ट साइड, यानी अगर ये इंडिया है तो बेसिकली किस जगह की बात करी जा रही है, ये वाला ईस्टर्न कोस्टल। तो आपको दिख रहा है ना, ये देखिए ग्रीन ग्रीन का पैची एरिया देखने को मिल रहा है आप लोगों को। तो ये देखिए सब, ये सब क्या है, ये सब जो है वो एलुवियल सॉइल होता है, राइट। तो यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। अब बात ये आती है कि अगर आप इनके फॉर्मेशन की बात करें कि एलुवियल सॉइल कैसे यहां पर फॉर्म हो रहा है, तो देखिए एक बार यहां सुन लीजिए, अच्छे सुनिएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या होता है कि वेरियस प्रपोर्शन, अलग अलग प्रपोर्शन में आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा कि सैंड आपको देखने को मिलेगा कि सिल्ट, और आपको देखने को मिलेगा यहां पर क्ले। सैंड, सिल्ट और क्ले ये अलग अलग प्रोपोर्शन में यहां पर मिलते हैं, तो ये पर्टिकुलर एलुवियल सॉइल जो है वो यहां पर फॉर्म हो जाता है। अच्छा, अब अगर आप, ये तो ठीक है यहां पर ये मिल रहा है, लेकिन अगर आप जाएं रिवर्स के अपर साइड पे, यानी देखिए रिवर का 3 पार्ट होते हैं, ठीक है, एक होता है अपर स्ट्रीम, ठीक है, एक होता है मिडिल स्ट्रीम, एक होता है लोअर स्ट्रीम। अपर स्ट्रीम मतलब वो होता है अपर रीच, मतलब मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, मैं लिख दे रहा हूं, देखिए अब मैं लिख रहा हूं अपर रीच। मैं आपसे ये कह रहा हूं
कि अगर आप अपर रीच में देखेंगे, रिवर के अपर रीच, तो आपको अपर रीच में देखने को ये मिलेगा कि वहां पर जो सॉइल है वो काफी ज्यादा कोर्स है, ठीक है, काफी कोर्स सॉइल है, राइट। तो अब यहां पर क्या मतलब हुआ अपर रीच का, तो मैंने क्या बताया कि जो नदी होती है, जहां से नदी का लगभग सोर्स होता है, जहां से नदी शुरू हो रही होती है वो उसका अपर रीच होता है, जहां नदी खत्म हो रही होती है वो उसका लोअर रीच होता है, राइट। और बीच का तो पता ही आपको मिडिल रीच हो गया। तो बेसिकली अगर मैं यहां ये कह रहा हूं कि अगर आप अपर रीच में जाएंगे नदी के, तो वहां पर आपको ये जो मिल रहा है सॉइल, ये आपको बहुत ही ज्यादा कोर्स सॉइल मिलेगा, ठीक है। और यहीं पर इनको कुछ अलग अलग नाम से जानते हैं, जहां पर इस तरह के कोर्स सॉइल मिलते हैं तो उनको कुछ अलग अलग बोला जाता है। जैसे इनको बोला जाता है दुआर्स, दुआर का एरिया, ठीक है। फिर उसको यहां पर बोला जाता है चौस, ठीक है, ये हो गया। फिर एक होता है रीजन, तेराई का रीजन होता है, तेराई, तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक तरीका तो ये हो गया, हम अलुवियल सॉइल को यहां पर इस तरह से पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज यहां पर एक और आ रही है कि हम अलुवियल सॉइल्स को एज के बेसिस पे भी पढ़ सकते हैं, यानी कोई अलुवियल सॉइल कितना ज्यादा पुराना है उस बेसिस पे भी, मतलब हम कह रहे हैं कि अलुवियल सॉइल को हम लोग एज के बेसिस पे भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो गया बांगर, ठीक है, एक हो गया बांगर, याद रखिएगा। और जो नया वाला सॉइल बनता है उसको बोलते हैं हम लोग खादर, ठीक है। तो बांगर बेसिकली क्या हो गया, ओल्ड हो गया, ओल्ड सॉइल हो गया, ठीक है। और यहां आप देखेंगे क्योंकि ये ओल्ड है तो यहां पर कंकड़ जो होता है, कंकड़, उसका कंटेंट ज्यादा होता है। लेकिन खादर की बात करेंगे तो ये हमारा न्यू है, और यहां पर आप देखेंगे तो बेसिकली ये बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा फर्टाइल कैटेगरी में आता है। तो अब एक सवाल यहां पर यही बन रहा है कि ये फर्टाइल क्यों होता है, वाई एलुवियल सॉइल इज वाई फर्टाइल, ये हमको यहां पर आंसर जो है इसका लिखना है। चलिए अब देखिए यहां पर इसके तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिसकी वजह से ये इतना ज्यादा यहां पर फर्टाइल होता है। नंबर 1, एक तो उसमें बच्चों पोटाश का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, बहुत हाई कंटेंट होता है यहां पर पोटैश का, लिख लीजिए। नंबर 2 लिख लीजिए कि यहां पर जो फॉस्फेरिक एसिड है, फॉस्फेरिक एसिड वो भी यहां पर बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। और जो तीसरी चीज है दैट इज लाइम, तो लाइम भी यहां पर उसका कंटेंट बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, राइट। तो इन रीजंस की वजह से यहां पर इसको कहा जाता है कि ये बहुत ही फर्टाइल है, ठीक है, अलुवियल सॉइल, राइट। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा, इतना ही हमारे अलुवियल सॉइल को जानने की जरूरत भी है, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। आई होप ये चीज आपको एकदम क्लियर हो गई होगी अलुवियल सॉइल के बारे में, ठीक है। तो एक तरीका ये हो गया, देखिए फ्लो चार्ट का जो मैंने अपनाया है, एक मैं आपको पहले दिखाई चुका हूं। अब हम बात करने वाले हैं ब्लैक सॉइल की। ब्लैक सॉइल की खास बात ये होती है बच्चों कि ये जो ब्लैक सॉइल होता है ना, ब्लैक सॉइल बेसिकली ब्लैक होता है कलर में, इसीलिए उसको ब्लैक सॉइल भी कहते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, ब्लैक इन कलर, याद रखिएगा। दूसरा बात यह है कि इसको हम लोग ब्लैक सॉइल को रेगर भी कहते हैं, रेगर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे आप लगा लीजिए एस्ट्रिक्ट, पूछेगा जरूर आपसे रेगर, मैं बता रहा हूं आपको रेगर क्या होता है वो जरूर पूछेगा, ठीक है। और ये जो ब्लैक सॉइल होता है इट इज वेरी आइडियल फॉर कॉटन कल्टीवेशन, कॉटन की कल्टीवेशन में बहुत ज्यादा ये आइडियल चीज होती है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग मेरे साथ लिख भी रहे होंगे, लिखते जाइए प्लीज एक बार। तो कॉटन कल्टीवेशन के लिए बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसीलिए इसको हम लोग, चूंकि कॉटन कल्टीवेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको हम लोग यहां पर क्या बोलते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल, इस नाम से इसको जाना जाता है। आई होप आपको ये चीज एकदम अब क्लियर हो गई होगी, ठीक है। इतना बेसिक इंफॉर्मेशन ब्लैक सॉइल के बारे में जरूरी है। अब इसके फॉर्मेशन की बात करें तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इसके फॉर्मेशन के लिए। मैं अगर बताऊं इसका फॉर्मेशन कैसे होता है ब्लैक कॉटन सॉइल का, तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या? नंबर 1, क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं, बहुत ज्यादा डिपेंड करता है क्लाइमेटिक कंडीशंस पे, किस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस यहां पर हैं, ठीक है। एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट यहां पर क्या हो गया क्लाइमेटिक कंडीशंस के अलावा, कि जो रॉक का मटेरियल है, पेरेंट रॉक जो था, पेरेंट रॉक, उसका मटेरियल क्या था, ठीक है। तो उसको लिख लीजिए यहां पर आप, पेरेंट रॉक मटेरियल, ठीक है। ये चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अब एक बात और इसमें आप मुझे याद आ जाती है, ऐसे ही याद आ रही है, तो बेसिकली आपको कहां मिलेगा, ये मिलेगा आपको इन दी बसाल्ट रीजन। जैसे मैंने आपको बता दिया था, बसाल्ट का मैंने डायग्राम दिखाया था, तो बसाल्ट का रीजन बोल लीजिए उसको आप, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि हाँ, उसको हम लोग डेक्कन ट्रैप भी कहते हैं, डेक्कन ट्रैप,
ठीक है। तो यहां पर आपको मिलेगा, दैट इज इन द एरिया नियर अबाउट महाराष्ट्र एंड ऑल दीज एरियाज, वहां पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये तो एक पॉइंट हमको याद रखना है। अब अगर मैं इसके एरिया की बात करूं, मैंने आपको बता ही दिया, एरिया लाइक सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, ठीक है, मालवा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, इस सब एरिया में आपको जो है ये ब्लैक सॉइल जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, इवन मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिल सकता है, ये सब चीजें हैं। अब अगर इनकी हम कॉम्पोजिशन की बात करें ब्लैक सॉइल का, कि ब्लैक सॉइल का कॉम्पोजिशन कैसा है, कॉम्पोजिशन की बात कर रहे हैं, तो दोस्तों बच्चों ये बहुत ज्यादा रिच हैं, किसमें, रिच इन मिनरल्स, बहुत ही ज्यादा ये रिच होते हैं मिनरल्स में, राइट। ठीक है, और आप देखेंगे कि ये एक्सट्रीमली आप बहुत ही देखिए एक्सट्रीमली फाइन क्ले मटेरियल से बने होते हैं, एक्सट्रीमली फाइन क्ले मटेरियल आपको यहां पर मिलेगा। ठीक है, एक पॉइंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। फिर उसके बाद आप देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है ब्लैक सॉइल की कॉम्पोजिशन, बता दूं आपको कि इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वो बहुत ही गजब की है भाई, बहुत ही गजब की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है इसकी। ठीक है, अब ऐसा एक सवाल आपने पूछा नहीं कि भैया ये बताइए कि रिच इन मिनरल्स क्यों है, क्यों ये रिच इन मिनरल्स है? क्योंकि देखिए यहां पर बच्चों तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का यहां पर बहुत ज्यादा कंटेंट है। ठीक है, एक तो रीजन ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। फिर हो गया यहां पर देखिए मैग्नीशियम, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैग्नीशियम Mg, इसका कंटेंट बहुत हो गया। और तीसरी चीज लिख रहा हूं मैं यहां पर पोटैश, इसका कंटेंट भी यहां पर बहुत ज्यादा होता है। लेकिन आप देखेंगे कि ब्लैक सॉइल जो है वो यहां पर फॉस्फोरिक जो फॉस्फोरिक कंटेंट है यहां पर, एक्चुअली इसकी स्पेलिंग गलत हो गई, फिर देखिए, तो यहां पर जो फॉस्फोरिक कंटेंट होता है वो बहुत ज्यादा इसका पुअर है, इसका फॉस्फोरिक कंटेंट अच्छा नहीं है। ये चीज आपको यहां पर थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है जब बहुत हॉट सीजन होता है तो बहुत ही भयानक डीप क्रैक्स पड़ जाते हैं मिट्टी के ऊपर। ठीक है, जैसा कि आप अब इसमें दिख नहीं रहा है, लेकिन ये चीज यहां पर हो जाता है, बहुत ज्यादा क्रैक्स पड़ जाते हैं, राइट। तो ये हमारा पूरा हो गया ब्लैक कॉटन सॉइल, ब्लैक सॉइल जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड हम बात करने वाले हैं रेड एंड येलो सॉइल के बारे में। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है रेड और येलो सॉइल के बारे में कि आपको पहले दो पॉइंट याद रखने हैं। कहां पर डेवलप होता है, तो पहला चीज तो आपको याद रखना है कि दिस डेवलप्स, कहां डेवलप करता है, ये डेवलप करता है क्रिस्टलाइन, लिख लीजिए, क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स। तो आपने सुना ही होगा इग्नियस रॉक्स के बारे में, तो क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स पे आपको ये रेड एंड येलो सॉइल जो है वो आपको दिखेगा। और दूसरा चीज आपको ये कहां देखने को मिल रहा है, ये बेसिकली उस जगह देखने को मिल रहा है जहां पर बहुत ही लो रेनफॉल का एरिया रहा हो। ठीक है, लो रेनफॉल का एरिया वहां पर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, एक तो ये पॉइंट याद रखिएगा। फिर जैसे स्टेट्स लाइक आपको स्टेट्स हो गया, उड़ीसा हो गया, मैंने आपको दिखाया था ये उड़ीसा हो गया। ठीक है, इसके अलावा देखिए छत्तीसगढ़ हो गया, इन जगह पे आपको ये चीज देखने को मिलेगी, दीज टाइप ऑफ सॉइल्स। अब इंपॉर्टेंट ये है कि इसका रेड कलर क्यों होता है और इसका येलो कलर क्यों होता है। ये आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इसका रेड कलर क्यों है, येलो कलर क्यों है। बच्चों इसका रेड कलर इसलिए होता है क्योंकि जो इग्नियस रॉक्स है यहां पर, तो बेसिकली आयरन जो है वो उसमें डिफ्यूज हो जाता है, जाके मिल जाता है, जिसकी वजह से आयरन आपको पता ही है रेड कलर बहुत पोर्ट्रे करता है, तो वो रेड कलर यहां पर शो कर देता है। ठीक है, तो बेसिकली आप इसको लिख सकते हो व्हाई इट इज रेड, मैं रेड का यहां पर रीजन लिख रहा हूं। आप लिख सकते हो ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ iron in crystalline and metamorphic, सॉरी मैंने शायद वो बोल दिया था हाँ मैंने अभी शायद बोल दिया था इग्नियस, तो इग्नियस नहीं है, मेटामॉर्फिक है। ठीक है, याद रखिएगा। तो मेटामॉर्फिक रॉक, तो बेसिकली क्या होता है कि यहां पर आयरन जो होता है वो क्या कर जाता है, वो डिफ्यूज कर जाता है किसमें, क्रिस्टलाइन मेटामॉर्फिक रॉक में, जिसकी वजह से यहां पर क्या होता है, इसमें रेड कलर जो है वो आता है। ठीक है, अब येलोइश कलर कब आता है, व्हेन इट इज इन दी हाइड्रेटेड फॉर्म। ठीक है, व्हेन
इट इज इन हाइड्रेटेड फॉर्म। जब हाइड्रेटेड फॉर्म में होगा तब यहां पर यह चीज येलो कलर का आपको दिखाई देगा। आई होप आप इस पे रीड कर पा रहे हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। ये हमारा जो है वो हो गया रेड एंड येलो सॉइल। मैंने आपको मैप में दिखाई दिया था कि ये कहां पर एक्चुअली एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी, चीजें एकदम फ्लाई नहीं कर रही होंगी, क्योंकि मैं बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉइल की, दैट इज लैटरेट सॉइल। अब देखिए लैटरेट सॉइल जो है ये आपको एक तो समझ लीजिए कि आपको ज्यादातर साउथ इंडिया की तरफ, सदर्न इंडिया, वहां पर आपको देखने को मिलेगा। और दूसरी बात ये कहां डेवलप करता है, तो देखिए इसका जो डेवलपिंग पॉइंट है ये डेवलप करता है, मैंने आपको दिखाया था अभी मैप में कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर नीचे आपको देखने को मिला है ज्यादातर। तो बेसिकली यहां क्या लिखेंगे, डेवलप, कहां डेवलप करता है, डेवलप्स अंडर, किसमें, कहां डेवलप करेगा, डेवलप्स अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज। यहां पर आपको ये डेवलप करता हुआ दिखेगा। एक पॉइंट तो ये हो गया। अच्छा, इसका लिटरल मीनिंग तो बताना भूल गया। लैटराइट जो है दिस बेसिकली जो है ये बना हुआ है एक वर्ड जिसको बोलते हैं लेटर, ठीक है। इसको थोड़ा आप इस चीज से याद रखिएगा। मेरा कुछ ये माइक थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं, ये बना हुआ है वर्ड लेटर से, इसका मतलब होता है ब्रिक्स। तो देखिए यहां सामने आपको फोटो भी दिख रही है कि जो लैटराइट सॉइल है ये बेसिकली ब्रिक्स वाले सॉइल है। देखिए ये आपको दिख रहा है, सारे ब्रिक्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर जो मैंने आपको बताया कि एक तो डेवलप करेगा ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज में विद, इंपॉर्टेंट चीज लिख लीजिए, विद ऑल्टरनेट क्या बोलेंगे हम, ऑल्टरनेट हॉट एंड वेट सीजन, सॉरी ड्राई, वेट एंड ड्राई सीजन। ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन में आपको ये देखने को मिलेगा, राइट। तो विद ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन, ठीक है। इतना पॉइंट याद रहेगा। अब इसमें एक पॉइंट और याद रखिए, मैं याद कर रहा हूं क्या चीज है। देखिए जब ये सॉइल जो है जब ये सपोर्ट करता है डेसिडुअस और एवरग्रीन ट्रीज को, तो वहां पर बहुत हाई कंटेंट होता है ह्यूमस का, राइट। ये एक नॉर्मल सी बात है, सपोर्ट कर रहा है तो डेफिनेटली एवरग्रीन फॉरेस्ट वहां पर आ गए हैं, इसका मतलब ह्यूमस का कंटेंट बहुत ज्यादा हाई होगा। ये चीज भी आपके एनसीईआरटी में हालांकि बताई गई है, तो ये आप थोड़ा याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे रेड लैटराइट की बात करें, रेड लैटराइट, इसको लिख लीजिए जरा। रेड लैटराइट जो है ये आपको देखने को मिलेगा, कहां पर देखने को मिलेगा, तमिलनाडु में मिलेगा। कहां मिलेगा आपको देखने को, आपको मिलेगा ये आंध्र प्रदेश की तरफ मिलेगा, राइट। आपको केरला की तरफ मिलेगा, इस जगह आपको ये सब चीज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये यहां पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, किसके लिए, रेड लैटराइट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, प्लीज राइट डाउन, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, दैट इज कैश्यू, काजू के लिए बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सॉइल, ठीक है। तो लैटराइट सॉइल में आप लोग इतना जरूर याद रखिएगा। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये भी है कि दिस सॉइल बेसिकली लैटराइट सॉइल, इट इज वेरी वेरी यूजफुल, एंड यूजफुल फॉर व्हाट, फॉर व्हाट यूजफुल, यूजफुल फॉर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है। क्या क्या है, एक हो गई कॉफी, बहुत ज्यादा ये यूजफुल है कॉफी प्रोडक्शन के लिए, और दूसरा हो गया टी। दोनों के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सॉइल हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको लैटराइट सॉइल अब यहां पर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। मूविंग अहेड हम बात करने वाले हैं यहां पर एरिड सॉइल के बारे में। अब देखिए एरिड सॉइल आपको पता ही है, ये सॉइल जो है कहां मिलेगा, एक तो देखिए ये आपको एरिड एरियाज दिखाया था ना, राजस्थान का एरिया जो था, तो उसको पहले तो वही लिख लीजिए। राजस्थान के एरिया में आपको एक तो देखने को मिलेगा ये, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से लिखनी है, वो ये कि आपको एरिड सॉइल जो है ना वो रेड टू ब्राउन कलर आपको ये कलर में देखने को मिलेगा, एरिड सॉइल्स। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, देखिए किस तरह से यहां पर ये थोड़ा रेडिश कलर का था और फिर ये थोड़ा ब्राउनिश कलर का हो जा रहा है, इस तरह से यहां पर मिलेगा। और दूसरी बात इसकी ये है, बच्चों लिख लीजिए आपको, दैट इज ये सैंडी स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। सैंडी इन टेक्सचर, सॉरी सैंडी होता है इसका टेक्सचर। साथ में आप देखिए इसका जो नेचर है दैट इज सेलाइन, बहुत सेलाइन होता है, ठीक है। सेलाइन समझिएगा इसको। अब सेलाइन यहां पर नमक से हो गया, सेलाइन इन नेचर हो गया। तो इसी वजह से आप देखिए कि कुछ एरियाज में, इन सम एरियाज, लेट मी राइट इट, दैट इन सम एरियाज व्हाट हैपन, दैट द कंसंट्रेशन, सॉल्ट कंसंट्रेशन जो होता है,
सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा यहां पर हाई होता है, और बहुत ज्यादा हाई होने की वजह से क्या होता है, कॉमन सॉल्ट जिसको हम लोग नॉर्मल नमक कहते हैं और खाते हैं, तो कॉमन सॉल्ट यहां पर क्या होता है, इज ऑब्टेन्ड, उसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय, कैसे ऑब्टेन होगा, बाय इवेपोरेटिंग व्हाट, इवेपोरेटिंग वाटर। तो आप वाटर को इवेपोरेट कर देंगे तो जो कंटेंट बचेगा दैट इज सॉल्ट का कंटेंट। तो आई होप ये भी आपको एरिड सॉइल का बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है, आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। एरिड सॉइल में इससे ज्यादा मेरे ख्याल से और इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको आप याद रखिएगा, और मेरे ख्याल से ज्यादा तो चीजें तो है नहीं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक और सॉइल के बारे में, दैट इज लास्ट, एंड दैट इज फॉरेस्ट सॉइल। अब फॉरेस्ट सॉइल के बारे में याद रखिए कि फॉरेस्ट सॉइल तो बेसिकली क्या है, फॉरेस्ट सॉइल हमारा हिली और माउंटेन रीजन में मिलेगा आपको, ठीक है। लिख लीजिए हिली एंड माउंटेन वाला रीजन, माउंटेन वाला एरिया, यहां पर आपको ये पर्टिकुलर देखने को मिलेगा फॉरेस्ट सॉइल, ठीक है। और ये उस जगह देखने को मिलेगा, इसको भी लिखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां पर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट अवेलेबल हो, वेयर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट अवेलेबल, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। और आपको कैसा टाइप का ये सॉइल में दिखेगा, यू विल फाइंड दैट इट इज, अगर हम वैली में देखेंगे, वैलीज में, तो वैली में आपको देखने को मिलेगा काफी ज्यादा लोमी है सॉइल, ठीक है, लोमी है, राइट। इनफैक्ट हम कह सकते हैं लोमी है और सिल्टी है, सिल्ट बहुत मिलेगी आपको, राइट। अगर हम मान लो जाते हैं फॉर एग्जांपल अपर स्लोप्स में, अपर स्लोप समझ रहे हैं आप, जहां पर स्लोप शुरू हो रही है उसका ऊपरी वाला हिस्सा, दैट इज अपर स्लोप, तो वहां पर आपको जो मिलेगा वो मिलेगा कुछ कोर्स ग्रेन्ड, इस तरह का सॉइल मिलेगा, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है, इतना आपको डिटेल में नहीं जाना है, आप इसको ज्यादा परेशान मत होइएगा याद करने के लिए, क्योंकि ये तो डिटेलिंग है आपके, हालांकि किताब में दी हुई है, अलग से नहीं बता रहा हूं, लेकिन फिर भी इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसको इतना जाओ, फॉरेस्ट सॉइल पे इतना क्वेश्चन जो है वो आने की चांस नहीं है। और दूसरी बात, एक चीज और देखने को मिलती है, अगर आप जाएंगे इन दी एरियाज ऑफ हिमालय, तो वहां पर आपको एक चीज और मिलेगी, एंड दैट इज, हिमालय की बात कर रहा हूं मैं, अगर आप यहां जाते हैं तो यहां पर आपको एक चीज और मिलेगा, एंड दैट इज डेन्यूडेशन, ठीक है, डेन्यूडेशन। अब इस डेन्यूडेशन पे लगा लीजिए आप लोग एस्ट्रिक्ट, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेन्यूडेशन, बेसिकली डेन्यूडेशन क्या है, कुछ नहीं, सिंपली सॉइल इरोजन की तरह होता है कि ऊपर की जो डेन्यूडेशन मतलब सॉइल जो है वो क्या होता है, इरोड हो जाता है, ठीक है। तो वो होता है हमारा डेन्यूडेशन, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो हमारा यहाँ सॉइल जितने भी हैं वो सारे कवर हो गए। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, मैंने काफी कोशिश करी है कि उसको इतना बुलेट पॉइंट में करके आपको याद करा सकें, कौन सा सॉइल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। तो वो हमारे लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सॉइल इरोजन की। तो सॉइल की बात हो गई, लैंड की बात हो गई, लैंड से जुड़ा सॉइल हो गया, सॉइल से जुड़ा सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन कैसे हो सकता है, क्या क्या उसमें इफेक्ट होते हैं। देखिए पहला चीज तो ये है, गली का फॉर्मेशन होने लगता है। गली फॉर्मेशन कैसे, कि मान लीजिए ये एक सॉइल का लैंड पीस ऑफ सॉइल था, जब पानी बहा तो कभी कभी देखते हैं ना आप कि पानी की कतार ऐसे बहना शुरू हो जाती है एक तरीके से। तो बेसिकली क्या होता है, उस पर्टिकुलर जगह पे आप देखेंगे तो यहां पर, ओहो फिर देख लिए, ये जमीन है, अब कुछ पानी इस तरह का बहता हुआ निकल रहा है, तो यहां पर क्या होगा कि फिर चलो चलिए, अरे चलिए खैर छोड़िए, यहां पर ऐसे पानी बह रहा है तो यहां पर इतनी जमीन जो है वो तो चली जाती है ना, तो आपको कोई जमीन का फॉर्मेशन ऐसे देखने को मिलेगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग फॉर्मेशन ऑफ गलीज, ठीक है। अब क्या होता है जब सॉइल इरोजन हो जाता है, सॉइल का मतलब इरोजन मतलब जो सॉइल ऊपर वाली जमीन पे होता है, जब वो इरोड हो जाता है, जब वो निकल जाता है, तो दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ बैड लैंड्स। बैड लैंड का फॉर्मेशन यहां से हो जाता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे जो चंबल में इस तरह की बैड लैंड्स बनी है उनको हम लोग बोलते हैं रेवाइंस। इसको भी आप याद रखिएगा, एस्ट्रिक्ट लगा लीजिए, पूछा जाता है। शीट इरोजन क्या होता है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। शीट इरोजन में क्या होता है, देखिए नॉर्मल इरोजन क्या है, ऐसे बहा तो एक गली फॉर्मेशन हो गया, लेकिन कभी कभी क्या होता है पूरा एरिया जो है, बहुत बड़ा एरिया, ऐसे पूरा सॉइल जो है वो बह जाता है, इस वजह से उसको हम शीट बोलने लगते हैं, यानी एक बहुत ही मेजर पोर्शन जो है वो निकल जाए। एक काम करिएगा,
आप लोग गूगल करिएगा, जरा लिखिएगा शीट इरोजन, आप लोगों को वहां पर एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि शीट इरोजन क्या होता है। तो विंड इरोजन ये भी बहुत क्लियर है भाई, ये तो विंड से हो रहा होगा इरोजन, हवा से जो है सॉइल जो है वो उड़ जा रहा होगा, निकल जा रहा होगा, ठीक है, तो ये विंड इरोजन हो गया। फिर उसके बाद बहुत सारे डिफेक्टिव तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं आजकल फार्मिंग में। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए प्लाइंग, जो प्लाइंग होती है, जैसे हम लोग कहते हैं ना खेत की जो है हम लोग प्लाइंग कर रहे होते हैं, तो वो गलत तरीके से कर दी जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से भी यहां पर सॉइल का इरोजन स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि देखिए तरीका होता है, ऐसा नहीं है कोई भी आदमी पहुंच के खेत की प्लाइंग शुरू कर दे, खेत की जुताई शुरू कर दे, ठीक है, वो नहीं हो पाता, क्योंकि गलत तरीके से आपने कर दिया तो सॉइल इरोजन हो जाएगा, ऊपर का सॉइल वहां पर बह जाएगा, ठीक है। इसलिए एक तरीका होता है, एक स्किल होती है जिसके हिसाब से यहां पर बेसिकली प्लाइंग करी जाती है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे सॉइल इरोजन के तरीके। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से हम सॉइल कंजर्वेशन कर सकते हैं। तो देखिए सॉइल कंजर्वेशन के क्या तरीके होते हैं, ये 4 तरीके हैं, इनको प्लीज आप लोग चारों इन चारों तरीकों को गूगल जरूर करिएगा। मैं यहां पर फोटो लगा नहीं पाया, उसका रीजन ये है कि कोई ऐसी फोटो मिली नहीं जिसमें कुछ इशू ना बन रहा हो, मेरे ख्याल से कॉपीराइट की जैसी बात आती है ना, हम लोग इसको डाल रहे हैं तो किसी कॉपीराइट ना हो, या था भी तो उसका अच्छी फोटोज नहीं थी, या सोर्स का लिंक नहीं हो पा रहा था कहां से लिया गया है। तो मैंने आपको बता दिया, काम करिएगा आप लोग, नेट खोलिएगा, काउंटर प्लॉइंग और टेरेस कल्टीवेशन, लगभग आपको एक जैसा चीज देखने को मिलेगा। टेरेस फार्मिंग आपने देखी होगी और आप गए होंगे, इस तरह का पहले जमीन होता है, फिर उसका थोड़ा नीचे करते हैं, फिर इतने में खेती हुई होती है, फिर ऐसे होता है, फिर ऐसे, तो ये कुछ टेरेस फार्मिंग इसको बोलते हैं, टेरेस फार्मिंग टाइप का, ठीक है। और ऐसे ही आपको देखने को मिलेंगी चीजें काउंटर प्लॉइंग, लगभग आपको थोड़ा ऊपर नीचे मिलेगा, राइट। फिर उसके बाद होता है देखिए स्ट्रिपिंग क्रॉपिंग सिस्टम। क्या होता है स्ट्रिपिंग क्रॉपिंग में, कि मान लीजिए 2 क्रॉप्स हैं यहां पर, जैसे स्ट्रिप ऑफ क्रॉप्स लगी हुई है, ठीक है, स्ट्रिप ऑफ क्रॉप्स लगी हुई है, इस तरह से स्ट्रिप लगी है क्रॉप्स की, ठीक है। तो क्या कह रहा है, स्ट्रिप ऑफ क्रॉप्स आर अलाउड टू ग्रो बिटवीन क्रॉप्स दस ब्रेकिंग अप द फोर्स ऑफ विंड। तो बेसिकली क्या होता है, आप तो मतलब मान लीजिए आपने ये यहां पर एक पेड़ लगा हुए थे लाइन से, आपने उनके दोनों तरफ क्या किया, यहां पर आपने क्या कर दिया, आपने एक यहां पर वो लगा दिया, तो स्ट्रिप ऑफ क्रॉप लगा दिया, ये अलाउ कर दिया आपने इसको बिटवीन द 2 क्रॉप्स। इससे क्या होगा, विंड के फोर्स से मान लीजिए यहां कोई मिट्टी पड़ी भी होगी, वो उड़ के यहां गई भी होगी, तो कितना आगे जाएगी, ठीक है, वो यहां रुक जाएगी। यहां पर भी तो अपने पास एक क्रॉप का वो लाइन लगा हुआ है, तो वो विंड इरोजन यहां से नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग यहां पर स्ट्रिपिंग क्रॉपिंग पैटर्न। फिर एक हो गया शेल्टर ट्रीज। अब शेल्टर ट्रीज में एक बार आप गूगल जरूर करिएगा, जहां पर आपको बड़े बड़े पेड़ लगा दिए जाते हैं खेतों के, आप देखिए किनारे किनारे में, कभी बीच बीच में, सो दैट एक क्या हो, एक शीट बन जाए, एक शेल्टर बन जाए ट्रीज का, ठीक है, जो उस पर्टिकुलर एरिया को यहां पर सॉइल इरोजन करने से रोके, ठीक है। तो ये चीज है, ये हमारा पूरा चैप्टर जो है दैट इज कंप्लीट, जो रिसोर्स और डेवलपमेंट को डील करता है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। और मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको सारे तरीके के सॉइल्स में एकदम बिल्कुल बेसिक से समझा पाया हूं। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में भी आया होगा, ठीक है। तो कोई अगर दिक्कत हो तो आपके पास टेलीग्राम है ही, आप उस पर पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए, ये सब चीजें आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, खूब तैयारी करिए, खूब अच्छे से मेहनत करिए, एग्जाम्स आ रहे हैं, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। फॉरेस्ट सॉइल, ठीक है। अरे यार तुम्हारे बावन पे तार पड़े हुए हैं, कैसे होगा, बिल्कुल बताओ, लेक्चर का फ्लो टूट गया। एक तो तुम बहुत दिवाली कर रहे हो, लाइट बंद करो, देखो पूरी लाइट आ रही है यहाँ पर, क्या पता चलेगा। ठीक लग रहा हूँ, क्या है, ठीक लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा हूँ। अरे स्टार्ट कर दिया क्या।